हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रोफेसर पोल एसआर एंड वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हमने रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है और ये दोस्तों करीबन हमारा लेक्चर नंबर 10 चालू है। ठीक है। सो दोस्तों, हमने इससे पहले 9 वीडियो बनाए हैं रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों लेक्चर नंबर 9 में मैंने एक होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट किया है। सो कुछ कारण की वजह से, कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, थोड़ा काम था, उसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सका। सो दोस्तों आज मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, आपके जो आंसर है राइट है क्या नहीं है। सो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे, संदीप ने किया था, अभिजीत ने किया था और बहुत सारे ऐसे बच्चे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे यूजुअली कमेंट करते हैं, सो मुझे नाम याद है 2-3 बच्चों के। और ये औरंगाबाद का एक वाघ है, उन्होंने भी एक कमेंट किया था। ठीक है। सो बच्चों आज मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है। सो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 10 में कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, इसके ऊपर दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन, डेरिवेशन क्वेश्चन या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है बोर्ड में 3 मार्क के लिए। ठीक है। या फिर डेफिनेशन कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, या फिर एमसीक्यू में ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दोस्तों पेंडुलम, पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय पेंडुलम। पेंडुलम क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेंडुलम क्या है, व्हाट इज मीन बाय पेंडुलम। आपने दोस्तों पेंडुलम सुना होगा या फिर देखा होगा। ठीक है। बहुत ही इजी दोस्तों डेफिनेशन इसका। पेंडुलम क्या है दोस्तों, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये रिजिड सपोर्ट है, ये बॉब है, इसका मास m है, ये स्ट्रिंग है दोस्तों, स्ट्रिंग का लेंथ कैपिटल M है और स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको हमने कैपिटल T नाम से डिनोट किया है। ठीक है। सो अभी दोस्तों पेंडुलम क्या है, ये दोस्तों ये इतना जो पूरा डायग्राम है उसको हम पेंडुलम बोलते हैं। सो इसको अभी हम डिफाइन कैसे करें। ठीक है। अ टाइनी मास और टाइनी बॉब, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने मास या फिर जो बॉल या फिर जो बॉब हमने लिया है उसका जो मास है दोस्तों बहुत ही छोटा है, बहुत कम मास है, नेग्लिजिबल मास है, तो उसको हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है और ये स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद हमने इसको रिजिड सपोर्ट को जोड़ दिया है, उसको हमने पेंडुलम कहा है। ठीक है। सो अभी इसको आपको दोस्तों इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अ टाइनी mass or a bob is connected to a long flexible inextensible massless string and attached to the rigid support is called as pendulum। मतलब क्या, एक छोटा सा नेग्लिजिबल मास का एक जो गोला होता है या फिर बॉब होता है, मैंने किसको कनेक्ट किया, ये स्ट्रिंग को। और स्ट्रिंग कैसे दोस्तों, इनएक्सटेंसिबल है, जो एक्सटेंशन नहीं हो पाती, मतलब जो ये उसको क्या बोलते हैं हम, जो लूज नहीं हो पाती या फिर जो जिसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, लेंथ उसकी कांस्टेंट है। ठीक है। अगर हमने उसको खींचा तो लेंथ नहीं बढ़ेगी, सो उसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्सटेंसिबल। जो कि स्ट्रिंग दोस्तों इनएक्सटेंसिबल है, फ्लेक्सिबल है और जिसको मास नहीं है। ठीक है। जो कि मासलेस है, ऐसे स्ट्रिंग को हमने बॉब को कनेक्ट किया और इस पूरे जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो पूरा सिस्टम हमने किससे कनेक्ट किया, एक रिजिड सपोर्ट को हमने कनेक्ट किया और उसको ही हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, पेंडुलम। इट इज कॉल्ड एज अ पेंडुलम। आप दोस्तों इंग्लिश में लिख सकते हैं अ टाइनी मास, जिसको हमने बॉब कंसिडर किया है या फिर बॉब कहा है। अ टाइनी मास इज कनेक्टेड टू, हमने किससे कनेक्ट किया, इज कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, जिसका कुछ मास नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग एंड अटैच टू, इसको हमने किससे अटैच किया, अटैच टू अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है। अटैच टू द रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड
पेंडुलम, उसको हमने क्या नाम दिया, पेंडुलम। ठीक है दोस्तों, इसका आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा, तो सो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। सो अभी दोस्तों जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, पेंडुलम के दोस्तों दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल पेंडुलम एंड दूसरा होता है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, सो इसके दोस्तों दो टाइप है, फर्स्ट इज सिंपल पेंडुलम एंड सेकंड वाला कौन सा है दोस्तों, कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम। सो अभी सिंपल पेंडुलम किसको कहा जाए एंड कोनिकल पेंडुलम किसको कहा जाए, ठीक है, इसके दोस्तों डेफिनेशन क्या है। अभी दोस्तों ये पेंडुलम है, अगर इस पेंडुलम को अगर आप टू एंड फ्रो रोटेट करोगे, टू एंड फ्रो मतलब दोस्तों क्या हो गया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब ये फॉरवर्ड गया और उसको हमने बैकवर्ड किया। जब इस पेंडुलम को अगर हमने टू एंड फ्रो रोटेट किया अबाउट इट्स मीन पोजीशन के, ठीक है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम। सो इंग्लिश में हम इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, अ पेंडुलम विच रोटेट्स और विच ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, मैं दोस्तों इसका डेफिनेशन लिख के देता हूं आपको, इसको रब करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, सो दोस्तों आपको पेंडुलम का डेफिनेशन समझ में आ गया। अभी हम सिंपल पेंडुलम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो सिंपल पेंडुलम क्या है दोस्तों, अ पेंडुलम विच oscillates टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, अ पेंडुलम विच ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स विच पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज द सिंपल पेंडुलम। सो दोस्तों आपके जो 12th के बुक में जो डेफिनेशन दी है थोड़ी अलग से दी है, उन्होंने क्या कहा है, ये जो पेंडुलम है अगर वर्टिकल सेक्शन में या फिर जो वर्टिकल हमारा प्लेन है, अगर वो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट होता है सो उसको हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। सो ये भी दोस्तों डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड वाला जाता है क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि जो पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है सिंपल पेंडुलम हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करने वाले हैं। ऑसिलेशन नाम का एक चैप्टर है हमारे फिजिक्स में, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन अभी नेक्स्ट कौन सा है, कोनिकल पेंडुलम। अभी कोनिकल पेंडुलम किसको कहा जाए, सेम आपका पेंडुलम है, ठीक है, ये दोस्तों आपका सेम पेंडुलम है, इसका लेंथ L और ये टेंशन T। अगर इसको, इस पेंडुलम को अगर हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में अगर हमने रिवॉल्व किया विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर दोस्तों ये कोन लाइक शेप फॉर्म करता है, ये कोन लाइक शेप फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने जो शेप फॉर्म किया है वो कोन के जैसा शेप फॉर्म किया है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, व्हेन अ पेंडुलम when revolves in the horizontal circular motion with a constant speed and it forms a cone like shape, so it is called as a conical pendulum। ठीक है, so अगर आप दोस्तों ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर a pendulum which forms a cone like shapes when we revolve in the horizontal circle in a horizontal circular motion with a constant speed is called as also a conical pendulum। आप डेफिनेशन ऐसे भी ले सकते हैं। सो आपको दोस्तों डेफिनेशन समझ में आ गई, और डिफरेंस क्या है दोनों का। ठीक है, ये जो पेंडुलम दोस्तों ऐसे सिर्फ 2D में ये जो पेंडुलम है ये रोटेट हो रहा है या फिर ऑसिलेट हो रहा है, इसको हम रोटेट नहीं बोल सकते, ऑसिलेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोले, सिंपल पेंडुलम। और ये कोनिकल पेंडुलम क्यों वो बोले हमको इसको, क्योंकि ये कोन लाइक शेप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो इसका दोस्तों मैं डेफिनेशन आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कोनिकल पेंडुलम, अ पेंडुलम which forms cone like shape, राइट सर्कुलर कोन, उसको हम राइट सर्कुलर कोन भी बोल सकते हैं।
right circular cone like shape when it revolves in horizontal circular motion और horizontal circle, ठीक है, horizontal circle with constant velocity, with constant velocity is called conical pendulum. उसको हमने क्या कहा दोस्तों? कोनिकल पेंडुलम. सो अ पेंडुलम विच फॉर्म्स अ राइट सर्कुलर कोन या फिर कोन लाइक शेप, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन लाइक शेप व्हेन इट रिवॉल्व्स इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. ये दोस्तों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज मीन बाय कोनिकल पेंडुलम एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. सो दोस्तों तभी आपको डेफिनेशन लिखना पड़ता है और ये डेफिनेशन दोस्तों 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है. सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अभी दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेंगे. क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए. डिफाइन कोनिकल पेंडुलम, डिफाइन कोनिकल पेंडुलम एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर. क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बोर्ड में? डिफाइन कोनिकल पेंडुलम and obtain the expression for time period of conical pendulum, time period of conical pendulum, ऐसे. या फिर दोस्तों थोड़ा अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा घुमा फिरा के. सो वो कैसे पूछा जा सकता है? show that time period of conical pendulum is directly proportional to square root of cosine, or is directly proportional to the angle made by डायरेक्ट हम लिखते हैं is directly proportional to the square root of cosine एंगल, ठीक है. ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन इसका आंसर भी सेम आएगा, ठीक है, लेकिन जो पूछने का तरीका जो है दोस्तों डिफरेंट है, ठीक है. सो ये क्वेश्चन लिख लो. या फिर कभी कभी ऐसे रहेगा शो दैट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ये cos थीटा, ये ऐसे ही. या फिर जो टाइम पीरियड है शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन द सेमी एक्सिस ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ओके, सेमी वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोनिकल पेंडुलम ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है. सो ये हो गया. सो दोस्तों डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है, ठीक है. अभी उसके बाद हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे. सो इसको मैं रफ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं इसको दोस्तों रफ करता हूँ. सो अभी दोस्तों आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है. काफ़ी आसान सा डायग्राम है. और एक जो पॉइंट था दोस्तों, जब हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का जो क्वेश्चन कवर किया था या फिर कॉन्सेप्ट कवर किया था, उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि जो सर फोर्सेस है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स को जो 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में कैसे डिवाइड करें. सो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन इधर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इधर भी हम टेंशन को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है. ये दोस्तों कोनिकल पेंडुलम है, ये पहले बॉब इधर था. अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर में घुमाया सो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है. ये बॉब फिर इधर आ गया क्योंकि हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है. सो ये जो एंगल उसने
थीटा इधर बनाया है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एक्सिस और सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। सो दोस्तों ये बॉब अभी इधर आया है, इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। इसका जो टेंशन है दोस्तों स्ट्रिंग का T0, ये वर्टिकली इंक्लाइन अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट होगा, ठीक है। अभी दोस्तों इस स्ट्रिंग को, इस टेंशन को हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में, ठीक है। ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है उसकी वजह से ये एंगल थीटा आ जाएगा। सो ये दोस्तों अभी क्या आ जाएगा, T0 cos थीटा, एंड ये कंपोनेंट कौन सा आएगा दोस्तों, T0 sin थीटा, ठीक है। सो दोस्तों ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का लेंथ क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ इधर L आ जाएगा, ठीक है। और जो रेडियस है सर्कल का, ये दोस्तों इस सर्कल का जो रेडियस है ये कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इसको नाम देना है रिजिड सपोर्ट। ओके, ये रिजिड सपोर्ट आपको पता है। सो दोस्तों एक बच्चों का क्वेश्चन था कि ये जो कंपोनेंट है ये हमने रिजॉल्व कैसे किया है, ये कॉस क्यों आ गया, ये साइन क्यों आ गया, ये साइन क्यों नहीं हो सकता, ये कॉस क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। सो दोस्तों इधर आपको जो टेंशन है दोस्तों इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है टेंशन, तो वाई जो कंपोनेंट आएगा दोस्तों, वाई एक्सिस इधर आएगा और एक्स एक्सिस इधर आएगा, ठीक है। सो ये एंगल आपको पता है दोस्तों, ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। सो अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड कौन सा होता है दोस्तों, अपोजिट जो साइड होता है वो साइन थीटा का होता है। सो ये क्या आएगा दोस्तों, T0 साइन थीटा, एंड एडजेसेंट मतलब इस एंगल के एडजेसेंट में जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस। एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होता है, कॉस। सो इधर क्या आ गया दोस्तों, T0 cos थीटा। सो ये अपोजिट क्या है, अपोजिट मतलब जो फ्रंट साइड ऑफ एंगल, ये एंगल का फ्रंट साइड कौन सा है, सामने वाली जो बाजू है वो कौन सी है दोस्तों, इधर T साइन थीटा है, और जो एडजेसेंट होता है वो cos थीटा होता है, ठीक है। जो एडजेसेंट कंपाउंड होता है वो कोसाइन होता है, और जो अपोजिट होता है वो साइन होता है, ठीक है। सो ये दोस्तों साइन थीटा है, तो उसकी वजह से ये साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये भी अपोजिट है, ठीक है। सो ये T0 साइन थीटा आ गया, ये मैंने इसको रिमूव किया। सो ये कंपाउंड आ गया दोस्तों, ये cos थीटा आ गया, ये साइन थीटा आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, जो एडजेसेंट होता है वो cos थीटा होता है, और जो अपोजिट होता है, अपोजिट यानी कि ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर और ये नीचे ये दोनों सेम है, उसकी वजह से हमने जो नीचे का कंपाउंड है वो उसको हमने साइन थीटा कंसिडर किया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मतलब रिजॉल्व कैसे करते हैं किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी रिजल्टेंट फोर्स को या फिर टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इसका हमें अभी डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो डायग्राम है ये बॉब है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, बॉब। बॉब का दोस्तों मास क्या है, स्मॉल m, ठीक है। अभी दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, कंसिडर स्मॉल बॉब हैविंग द मास कैपिटल स्मॉल m is revolving in the horizontal circular motion having radius r and tension in the string is T0 and L is the length of the string, then theta is the सेमी वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कोन। ये आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपके जो 12th साइंस का जो बुक है दोस्तों फिजिक्स का उसमें दिया है, ठीक है। डायरेक्टली मैं फोर्सेस इधर लिखता हूँ। सो दोस्तों इस बॉब के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होंगे, ये डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है दोस्तों, वेट। सो फर्स्ट फोर्स कौन सा है, वेट ऑफ बॉब विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली ये डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। देन ये दोस्तों कंपाउंड कौन सा है, T0 टेंशन। T0 इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड which acts ये दोस्तों टेंशन किस दिशा में एक्ट होगा, ये दोस्तों जो स्ट्रिंग का जो डायरेक्शन या फिर स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसी दिशा में टेंशन एक्ट होगा, मतलब विच एक्ट्स इंक्लाइन अपवर्ड दिशा में एक्ट होगा ये टेंशन, ठीक है। अभी दोस्तों टेंशन को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक T cos थीटा जो कि वर्टिकल है एंड T0 साइन थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। सो
थर्ड जो फोर्स है वो कौन सा है, T0 cos थीटा। T0 cos थीटा कौन सा है, ये फोर्स है ये। सो ये जो कंपोनेंट दोस्तों वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। ये फोर्स कौन सी दिशा में एक्ट होगा, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अभी जो फोर्थ नंबर का फोर्स कौन सा है दोस्तों, T0 sin थीटा। T0 sin थीटा हॉरिजॉन्टली इनवर्ड, ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और ये इनवर्ड दिशा में एक्ट हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इनवर्ड। एंड देन फिफ्थ फोर्स आ गया दोस्तों, इधर एक फोर्स एक्ट होता है, इसको मैंने बॉब नाम दिया, इसको कट करता हूँ मैं, ठीक है। इस दिशा में दोस्तों एक फोर्स एक्ट होता है mr⍵² और mu² अपॉन r, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब हम बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है इस बॉब के ऊपर, सो उसको हमने नाम दिया क्या, mr⍵², mr⍵² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, ये इनवर्ड था और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड दिशा में एक्ट्स होगा। सो दोस्तों ये पूरे फोर्सेस है इस बॉब के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स कंसीडर करना है, या फिर जो रिजल्टेंट रियल फोर्सेस एक्ट होते हैं इस बॉब के ऊपर, उसे हमें कंसीडर करना है, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स एंड इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स, ये हमें बैलेंस करना है, ठीक है। सो mr⍵² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड, ये इसका आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ, ओके। सो ये दोस्तों फोर्सेस हो गए। सो अभी हमें बैलेंस करना है वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स एंड दूसरा कौन सा आएगा दोस्तों, इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स, ये हमें अभी बैलेंस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट फोर्स कौन सा है हमारा, वर्टिकल फोर्स कौन सा है, T0 cos थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू दोस्तों क्या आएगा, mg, क्योंकि वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। एंड सेकंड इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स कौन सा है दोस्तों, T0 sin थीटा इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स कौन सा है, mr⍵² या फिर mu² अपॉन r। सो दोस्तों हम इधर ω² क्यों ले रहे हैं, ये लीनियर वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, t इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा, ठीक है। सो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ओमेगा आता है, इसकी वजह से हम इधर ओमेगा कंसिडर कर रहे हैं। सो इधर दोस्तों हमने इक्वेशन सेकंड नाम दिया। सो अभी हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, ठीक है। सो डिवाइड कीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए। सो सेकंड इक्वेशन क्या है, T0 sin थीटा इक्वल्स टू mr⍵² अपॉन ये T0 फर्स्ट इक्वेशन cos थीटा दोस्तों, ये इक्वल टू इधर लिखता हूँ मैं अपॉन ये इधर दोस्तों क्या आएगा, ये m जाएगा, mm गेट कैंसल, T0 गेट कैंसल। सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बचता है दोस्तों, मैं अभी क्या करता हूँ, इस g को इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, इस g को इधर शिफ्ट करता हूँ और इस r को नीचे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। सो क्या बन जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, ω² इक्वल्स टू। सो दोस्तों ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको हमें tan थीटा इधर नहीं कंसीडर कर रहा है, क्योंकि एक जो कंपोनेंट है इधर हमें अगले न्यूमर या फिर अगले स्टेप में कैंसिल होने वाला है, ठीक है। सो मैं एज इट इज लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जी को इधर शिफ्ट करता हूँ। सो दोस्तों ये आएगा g इंटू साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, ठीक है, ये r cos थीटा आएगा, क्योंकि ये जो r दोस्तों RHS में मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, और इधर यहाँ पर दोस्तों ये डिनोमिनेटर में है g, इधर जाके न्यूमरेटर में जाएगा। सो ये बन गया, ठीक है। सो अभी दोस्तों ओमेगा इक्वल्स टू क्या आता है, ओमेगा इक्वल्स टू √g साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, ठीक है। अभी दोस्तों ये r का वैल्यू क्या है, ये r का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, ये r मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ये l है। सो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये l है, सो आगे का कंपोनेंट क्या बनेगा, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ दोस्तों, अगर मैंने इधर दोस्तों साइन थीटा कंसिडर किया, सो साइन थीटा इक्वल्स टू
ये इसका लेंथ कितना है दोस्तों, L है, ठीक है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड दोस्तों क्या आएगा, R अपॉन हाइपोटेनियस L आएगा। सो देयरफॉर R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, L साइन थीटा, ये बन जाएगा ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में इसको मैंने नाम दिया दोस्तों ए, ये बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में अगर मैंने साइन थीटा कंसिडर किया, सो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का लेंथ कितना है, L है, सो R अपॉन L, सो R इक्वल्स टू L साइन थीटा, ये आएगा। सो R का वैल्यू हमें दोस्तों इधर पुट करना है। सो पुट कीजिए R का वैल्यू, G साइन थीटा अपॉन R मतलब क्या है, L साइन थीटा। सो दोस्तों R का वैल्यू मैंने पुट किया L साइन थीटा इनटू ये आएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये दोस्तों साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, और इधर इसका रीजन क्या है, R इक्वल्स टू L साइन थीटा, क्योंकि R का ये क्या है, L साइन थीटा है, उसकी वजह से ये आ गया है, ठीक है। सिर्फ दोस्तों हमने क्या किया है, सिर्फ R का वैल्यू L साइन थीटा इधर पुट किया, साइन थीटा कैंसल। सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बचता है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G अपॉन L कॉस थीटा, ठीक है। सो अभी ओमेगा इक्वल्स टू आपको दोस्तों पता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, T इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, ये ओमेगा को इधर शिफ्ट करेंगे, T को इधर शिफ्ट करेंगे, सो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आता है, 2 पाई अपॉन T आता है। सो इधर पुट कीजिए 2 पाई अपॉन T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G अपॉन L कॉस थीटा आ गया। सो मैं अभी दोस्तों क्या करता हूँ, दोनों साइड का मैं क्या करता हूँ, इन्वर्स करता हूँ। इन्वर्स मतलब उसको उल्टा करता हूँ, LHS को उल्टा करता हूँ, RHS को उल्टा करता हूँ। सो टेक द इन्वर्स टू द बोथ साइड, सो T इक्वल्स टू T अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया। इधर भी दोस्तों जो न्यूमरेटर में टर्म थी वो डिनोमिनेटर को गई, और जो डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर को गई, ठीक है। सो इधर भी मैं उल्टा करता हूँ, सो L कॉस थीटा अपॉन G, मैंने क्या किया, इन्वर्स लिया, जो नीचे के जो टर्म थे दोस्तों ऊपर लाए, और जो ऊपर के टर्म थे मैंने नीचे लाए, ठीक है। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, ओके। देन अभी दोस्तों हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ गया है ये, सो T इक्वल्स टू, अभी मैं क्या करता हूँ, 2 पाई को दोस्तों इधर शिफ्ट करता हूँ। सो T इक्वल्स टू क्या आएगा, देयरफॉर T इक्वल्स टू 2 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ L कॉस थीटा अपॉन G। ये दोस्तों फाइनल इक्वेशन है, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इक्वल्स टू 2 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ L कॉस थीटा अपॉन G, ठीक है। सो अभी दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। ये दोस्तों थीटा क्या है, ये एंगल है, दैट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, ठीक है, ये आ गया। सो दोस्तों गिवन इसमें क्या होता है, ये G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट है, और गिवन पेंडुलम के लिए, गिवन कोनिकल पेंडुलम के लिए जो लेंथ होता है दोस्तों, लेंथ तो चेंज नहीं होता ना, लेंथ कांस्टेंट होता है। अगर मैंने एक पेंडुलम कंसीडर किया, उसको घुमाया, सो पहले इतने स्पीड से घुमाया, दूसरी बार स्पीड ज़्यादा किया, तो लेंथ तो सेम ही हो रहा है ना, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग है वो फ्लेक्सिबल है या फिर इनएक्सटेंसिबल है, वो एक्सटेंसिबल नहीं, उसकी वजह से लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। सो एज L is constant and G is constant, so therefore and 2 pi is also constant. So दोस्तों constant term कौन कौन से आएंगे, as L, G, 2 pi r constant. सो अगर ये दोस्तों तीनों चीज़ें कांस्टेंट है और मैं ये कांस्टेंट साइन निकाल लेता हूँ, सो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा। ये हमारा दोस्तों डेरिवेशन आ गया है, ठीक है। कितना इजी था, हमने क्या किया, सिर्फ इस डायग्राम में या फिर ये डायग्राम निकाल के आपको सिर्फ फोर्सेस बैलेंस करना है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स एंड इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स, ये आपको बैलेंस करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है और आपका ये फॉर्मूला दोस्तों ऑब्टेन होता है, ये T इक्वल्स टू 2 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ L कॉस थीटा अपॉन G, ठीक है। सो ये हो गया दोस्तों हमारा डेरिवेशन। उसके बाद दोस्तों डू यू नो में ये हमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, बहुत ही
मतलब नॉलेज बेसिस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। डू यू नो में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, डू यू नो। सो दोस्तों पहला क्या बताया गया है डू यू नो में, ये जो फॉर्मूला है आपको पता है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम टी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। सो दोस्तों डू यू नो फर्स्ट फैक्ट में आपको बताया गया है कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम है ये एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा मतलब क्या, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, ठीक है। ये हमें बताया गया है, ये तो आप मतलब एज अ फॉर्मूला देखकर बता सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों दूसरी बात ये बताई गई है कि ये कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है। ये कोनिकल पेंडुलम है दोस्तों, ये थीटा है, ये एम जी है, ठीक है। सो ये आर है, ठीक है, और इसका लेंथ एल है, टेंशन है। सो अगर इसको हमने कोनिकल पेंडुलम को बहुत हाई स्पीड से घुमाया, कितना भी हाई स्पीड से आप क्यों ना घुमाओ, लेकिन ये दोस्तों थीटा जो एंगल है, थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं बन सकता। थीटा 90 डिग्री मतलब क्या दोस्तों, ये जो स्ट्रिंग है दोस्तों, ये स्ट्रिंग कभी हॉरिजॉन्टल नहीं बन सकती। मतलब क्या, ये जो स्ट्रिंग अभी इंक्लाइन है, अगर हम बहुत स्पीड से घुमाएं, ये स्ट्रिंग दोस्तों इधर कभी नहीं आ सकती और ये ऐसे कभी नहीं घूमेगा, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रूफ देने के लिए हमें दो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, दो लॉजिकल एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है उसमें दिया है दोस्तों, अगर इस बॉब को या फिर इस कोनिकल पेंडुलम से अगर हम हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं तो ये जो थ्रेड है या फिर ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल कभी नहीं बनेगी, ये 90 डिग्री एंगल कभी नहीं बनाएंगी। अगर ये ऐसा बनाती है तो क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है दोस्तों ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये बॉब आपका इधर आएगा, ठीक है, ये लेंथ ऐसा आएगा, ठीक है। सो ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। ये अगर 90 बन गया तो ये दोस्तों ये ऊपर आएगा, ठीक है, ये मैंने इधर ड्रॉ किया है। सो ये अगर दोस्तों ऐसा बनाता है तो टेंशन क्या हो जाता है, टोटल टेंशन का जो कंपोनेंट था, टेंशन का कंपोनेंट पहले इंक्लाइन था तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाता है, ठीक है। सो टेंशन का दोस्तों जो वर्टिकल कंपोनेंट है, टेंशन वर्टिकल इक्वल्स टू 0 बन जाता है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है पूरी हॉरिजॉन्टल हो गई है, एंगल 90 का बन गया है। तो सो अगर दोस्तों टेंशन 0 हो गया, सो ये जो वेट है mg, ये वेट को बैलेंस कौन करेगा, ठीक है। ये वेट को कौन बैलेंस करेगा, ये वेट को वर्टिकल कुछ ना कुछ कंपोनेंट चाहिए वही बैलेंस कर जाए। सो अगर वर्टिकल कंपोनेंट हमारा अगर 0 बन जाता है, सो इस वेट को कौन बैलेंस करेगा। सो इस वेट को अगर बैलेंस करना है, सो ये वेट थोड़ा नीचे आएगा, उसकी वजह से ये थीटा क्या होगा, थीटा इज नॉट देन 90 डिग्री। ये दोस्तों 80 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो मतलब बन ही नहीं सकता। अगर हमने कंसिडर भी किया, सो ये लॉजिकली इस वेट को बैलेंस कौन करता है, ये वेट को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, सो ये ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया, मतलब क्या, ये जो थ्रेड है या फिर स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल कभी नहीं बन सकती कोनिकल पेंडुलम में, ठीक है। देन दोस्तों जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है उसमें अगर सपोज अगर थीटा 90 डिग्री बन गया, ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री बन गया तो अगर इस फॉर्मूला में अगर हमने पुट किया, सो cos 90 दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसकी जगह पर हमने 90 डिग्री पुट किया, सो cos 90 0 होता है। सो अंडर रूट 0 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, ये 0 होता है। सो अगर 90 डिग्री ये एंगल बन गया, सो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी एन इक्वल्स क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, ठीक है। सो 1 अपॉन 0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो रही है, टाइम पीरियड 0 हो रहा है। और जो दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी हाफ m फी स्क्वायर, वो भी दोस्तों इन्फिनिटी बन रही है। एंड टेंशन भी दोस्तों क्या हो रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, T0। टेंशन क्यों इन्फिनिटी बन रहा है, क्योंकि आपको तो पता है ये जो कंपोनेंट दोस्तों T0 cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, mg है, ठीक है। T0 cos थीटा इक्वल्स टू mg है। सो cos थीटा मैंने क्या किया, इधर शिफ्ट किया डिनोमिनेटर के। सो अगर ये 0 है यहाँ पर, सो mg अपॉन 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी।
मतलब ये mg/0, ये 0 क्यों बन गया है, क्योंकि cos 90 है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, सो mg/0 इन्फिनिटी बन जाता है, मतलब टेंशन क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। सो आपको पता चला दोस्तों, अगर हमने थीटा को 90 डिग्री कंसिडर किया, सो इस फॉर्मूले में पुट किया तो टाइम पीरियड 0 होते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी बनते जा रही है, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी बनते जा रही है, और जो टेंशन है वो भी दोस्तों अनलिमिटेड मतलब इन्फिनिटी होते जा रहा है। और ये दोस्तों कभी पॉसिबल नहीं होगा। सो उसकी वजह से क्या है, ये थीटा कभी 90 डिग्री नहीं बन सकता। ये आपको दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। सो दोस्तों एक एक्टिविटी आपको बताया है, अगर आप दोस्तों कोनिकल पेंडुलम को अगर आप घुमाओगे, ठीक है, सो कितना भी जोर से आप क्यों ना घुमाओ, सो ये जो स्ट्रिंग है ये कभी ऐसे वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी, ठीक है। आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कैसे। फ्रेंड्स ये मैंने चार्जर का USB लिया है केबल। सो अगर आप इसको पेंडुलम कंसिडर करेंगे, सो ये जो USB का जो नॉब है इसको हम बॉब कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो अगर दोस्तों मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, ये अगर मैं कितने भी स्पीड से अगर घुमा रहा हूँ, सो ये जो वायर है दोस्तों ये कभी ऐसे नहीं बनेगा, मतलब ये कभी ऐसे नहीं घूमेगा ना। ये 90 डिग्री बन गया, मतलब क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री ऐसे इधर बन रहा है, ये 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। सो ये ऐसे कभी नहीं घूमेगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, ठीक है, या फिर कोनिकल पेंडुलम जब आप घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तो थीटा जो है 90 डिग्री कभी नहीं बनेगा। यही इसका प्रूफ है, देखो ये कभी नहीं बन रहा है दोस्तों। अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। सो हमें ऐसे नहीं घुमाना है, हमें तिरछा नहीं घुमाना है, हमें ऐसे घुमाना है। अगर आप ऐसे घुमाओगे तो ये थीटा कभी 90 डिग्री नहीं बन सकता है, ठीक है। सो आप दोस्तों घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, ये जो एक्टिविटी हमें दिया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो बताना भूल गया था। तो फ्रीक्वेंसी का दोस्तों फार्मूला क्या आता है, इधर टाइम पीरियड का हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों, सो T इक्वल्स टू 2π इंटू √L cos थीटा अपॉन G। सो टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल लो, मतलब इसको उल्टा करो, 1/t इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2π इंटू √, इसको मैंने 1 किया। सो ये जी दोस्तों ऊपर जाएगा और ये L cos थीटा नीचे आएगा। सो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। अभी दोस्तों टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन मैंने बताया था 3rd लेक्चर में। सो एक बार रिपीट करता हूँ। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उस बॉब को कितना समय लगता है, ठीक है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उस बॉब को या फिर पेंडुलम को कितना समय लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में वो बॉब कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, टाइम पीरियड का क्या आएगा डेफिनेशन, the time required to complete one revolution of bob or pendulum is called as time period of pendulum, and frequency of pendulum क्या आएगा, the number of revolution or rotation completed by the pendulum in unit time is called as frequency of pendulum। ये दोस्तों आ गया आपका फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। सो दोस्तों इसके ऊपर कुछ भी डाउट है आपके मन में तो मुझे कमेंट कीजिए, अगले लेक्चर में आपको आपके डाउट पूरे रिकवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में दोस्तों हम 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मुझे बताइए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी।